नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेशी न्यूज पर। मेरा नाम प्रद्युम्न शर्मा है। जनमत की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ करेंगे। ईरान के नौसेना प्रमुख के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। रिटायर्ड एडमिरल शहराम ईरानी के मारे जाने की जानकारी है। आपको बता दें कि ईरान से मौत के आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। इजरायल के हमले में मारे जाने की जानकारी फिलहाल अब तक मिल पा रही है, तो बता दें कि आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और उसी का इंतजार हो रहा है। लेकिन बड़ी खबर है, इजरायल के हमले में मारे जाने की जानकारियां फिलहाल निकलकर लगातार सामने आ रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। IRGC का बड़ा हमले का भी दावा देखने को मिला है। तो बता दें कि ईरान में नेतन्याहू के दफ्तर पर दागी हैबर मिसाइल, नेतन्याहू के दफ्तर को निशाना बनाया गया। IRGC ने कहा इजरायल में मिसाइल हमलों का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो बड़े पैमाने पर अटैक्स यहां पर लगातार देखने को मिल रहे हैं। आपको बताते चलें कि लगातार अब कुवैत में भी अमेरिकी फाइटर जेट क्रैश हुआ। एक और अपडेट आ गई है, कुवैत में अमेरिकी जेट फाइटर क्रैश हुआ है। कुवैत में अमेरिका के कई फाइटर जेट गिरे हैं। बता रहे हैं कि अमेरिकी फाइटर जेट को लेकर कुवैत का यह बड़ा दावा। तो इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, इजरायल के रक्षा मंत्री का एक और बड़ा बयान, हिजबुल्लाह को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजरायल की तरफ से कहा गया है अब हिजबुल्लाह का चीफ हमारे निशाने पर है। इजरायल रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया कि अब हिजबुल्लाह का चीफ हमारे निशाने पर। इजरायल के रक्षा मंत्री ने यह बड़ा और निर्णायक बयान दिया है। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन पर ईरान का भी हमला देखने को मिला है। तो बता रहे हैं कि ईरान के एक साथ 3 देशों पर हमले लगातार जारी हैं। ईरान में अब तक 555 लोगों की मौत हुई है और यह आंकड़ा बढ़ेगा। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन साझा एक्शन की तैयारी में है और ईरान पर कभी भी अटैक होगा। तो बता रहे हैं कि जॉर्डन, कुवैत और बहरीन पर ईरान ने हमला किया और पलटवार अब ये तीनों देश एक साथ कर सकते हैं। तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर IAEA का बयान सामने आ गया। बड़े शहरों को खाली कराया जा सकता है, स्थिति बेहद चिंताजनक है, इस बात का भी जिक्र किया गया है। ईरानी अथॉरिटी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ईरानी अथॉरिटी से संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा, ये बात कही गई है और कभी भी बड़े पैमाने पर अटैक्स हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग अब खाड़ी क्षेत्र की ऊर्जा आपूर्ति व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है। युद्ध की आग सऊदी अरब की सबसे महत्वपूर्ण तेल रिफाइनरियों तक पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी बता रहे हैं सोमवार को अपनी राज तनुरा रेल रिफाइनरी को ड्रोन हमले के बाद एहतियात के तौर पर बंद कर चुकी है। यह रिफाइनरी सऊदी अरब की सबसे बड़ी और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण इकाइयों में से एक है, जिसकी प्रतिदिन 5.5 लाख बैरल कच्चे तेल को रिफाइन करने की क्षमता है। सूत्रों के मुताबिक रिफाइनरी को निशाना बनाकर किए गए ड्रोन हमले के बाद आग लग गई थी, जिसके बाद फिलहाल बाद में आग पर तो काबू पा लिया गया था। लेकिन अमेरिका को एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह बताया कि स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया है, लेकिन सुरक्षा कारणों से उत्पादन स्थायी रूप से बंद है। अधिकारी के अनुसार किसी भी प्रकार के बड़े जानमाल के नुकसान की पुष्टि नहीं है, लेकिन पूरे परिसर की पूरी जांच हो रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में बता रहे हैं कि रिफाइनरी से काले धुएं का गुबार देखने को मिला, जिससे हमले की गंभीरता का अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि हमला उस समय हुआ जब पूरी खाड़ी क्षेत्र में पहले से ही अत्यधिक तनाव व्याप्त है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर संयुक्त सैन्य कार्रवाई के बाद पूरे पश्चिमी एशिया की स्थिति बेहद तेजी के साथ बिगड़ी। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए खाड़ी क्षेत्र में मौजूद सैन्य और ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसके चलते समुद्री मार्गों पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। विशेष रूप से आपको बता दें कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल परिवहन मार्गों में से एक है, जो उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल लगभग 20% वैश्विक कच्चे तेल का परिवहन यहां से होता है। इसके बंद होने से अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में भारी उथल पुथल मच सकती है। लंदन और न्यूयॉर्क के कमोडिटी बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल है। रिपोर्ट के अनुसार
ब्रेंट क्रूड की कीमतों में 9.7% तक की तेजी देखी गई, जबकि अमेरिकी क्रूड भी तेजी के साथ ऊपर चढ़ा। विशेषज्ञों का यह मानना है कि यदि स्थिति जल्द सामान्य नहीं हुई तो तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल से ऊपर जा सकती है। फिलहाल अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में तेल की कीमतों में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है और लगभग ये 150 प्रति बैरल के हिसाब से भी आने वाले समय में नजर आ सकता है। तो कुल मिला के अभी स्थिति बेहद खराब बनी हुई है। इंतजार थोड़े दिनों का करना होगा। अगर ये युद्ध शांत होता है तो स्थिति धीमे धीमे सामान्य होगी, लेकिन अगर इसी तरीके से हमले जारी रहते हैं तो आने वाले समय में संकट जो है वो बड़े पैमाने पर यहां पर देखने को मिलेगा। Except for their constant chants of death to America. They did it through the blood of our people. Car bombs in Beirut, rocket attacks on our ships, murders at our embassies, roadside bombs in Iraq and Afghanistan, funded and armed by Iranian Quds Force and IRGC killers. My generation of veterans carry the names of brothers who never came home. Brothers butchered by Iranian-backed roadside bombs and well-armed militias, thousands of our own. We didn't start this war, but under President Trump, we are finishing it. Their war on Americans has become our retribution against their Ayatollah and his death cult. It took the 47th president, a fighter who always puts America first, to finally draw the line after 47 years of Iranian belligerence. He reminded the world, as he has time and time again, being an American means something unbreakable. If you kill Americans, if you threaten Americans anywhere on earth, we will hunt you down without apology and without hesitation, and we will kill you. President Trump has also been very consistent. Crazy regimes like Iran, hell-bent on prophetic Islamist delusions, cannot have nuclear weapons. It's common sense. Many have said it, but it takes guts to actually enforce it, and our president has guts. Iran's stubborn and self-evident nuclear pursuits, their targeting of global shipping lanes, and their swelling arsenal of ballistic missiles and killer drones are no longer tolerable risks. Iran was building powerful missiles and drones to create a conventional shield for their nuclear blackmail ambitions. Let me say that again. A conventional shield for their nuclear blackmail ambitions. Our bases, our people, our allies, all in their crosshairs. Iran had a conventional gun to our head as they tried to lie their way to a nuclear bomb. It almost worked under Obama and his terrible deal, but not under this president. Turns out the regime who chanted death to America and death to Israel was gifted death from America and death from Israel. This is not a so-called regime change war, but the regime sure did change, and the world is better off for it. Today, in their desperation, the enemy is unmasked as Iranian missiles and drones rain down indiscriminately on the hotels, airports, apartments, and other civilian targets of their neighbors. Cowardly terrorist tactics from a regime that for decades has trafficked in cowardly terrorist tactics. तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार ने आज अपना बजट पेश किया है। बजट को खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेश किया। बताया जा रहा है कि यह बजट हरियाणा के विकास में और तेजी लाएगा। इस बजट को लेकर हमारे हरियाणा के ब्यूरो चीफ हरिराम मिश्रा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से खास बातचीत की है। सुनिए। अपना दूसरा बजट बतौर वित्त मंत्री पेश किया है। क्या प्राथमिकताएं हैं उसको बताने के लिए खुद हमारे साथ मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री जी, क्या प्राथमिकताएं रही? क्या जब बजट तैयार हो रहा था, आपसे मंत्रणा हो रही थी, तो क्या प्रमुख चीजें थी जो आपने कहा कि ये चीजें होनी चाहिए जनता के हित के लिए? देखिए, ये बजट ऐतिहासिक बजट हरियाणा प्रदेश के जन के लिए आज प्रस्तुत हुआ है। 2,23,23,000 करोड़ रुपए का ये बजट आज प्रस्तुत हुआ है।
और मुझे खुशी इस बात की है क्योंकि जब इस बजट को हम तैयार कर रहे थे हमने पूरा बजट परामर्श अलग अलग वर्ग के लोगों से हमने बात किया, किसान हो चाहे महिला हो युवा हो और चाहे हमारे गरीब हो, और हमने इंडस्ट्रियलिस्ट से भी बात की, उनके सुझाव लिए। अलग अलग जो सुझाव हमारे पास आए हैं उन सुझावों को हमने इस बजट में शामिल किया है। हरियाणा में ये पहली बार लगा है कि पहले तो जब सरकारें बजट पेश करती थी एक बात कहती थी कि तो सरकार का बजट है, आज ये महसूस हुआ है कि नहीं, ये जनता का बजट है और उस आधार के ऊपर आज ये बजट प्रस्तुत किया गया है। मुझे खुशी है, ये नॉन स्टॉप हरियाणा को एक विकास की नई दिशा देने का काम ये बजट करेगा। आपने आधुनिक तकनीक का भी इसमें हाँ, एआई का भी हमने इसके अंदर जिक्र किया है। हमने कहा है कि हम इससे भी आगे बढ़ाने का, क्योंकि एआई आज एडवांस टेक्निक हमारे पास है, उसका लाभ लेना चाहिए और उससे आने वाले समय के अंदर हरियाणा प्रदेश को लाभ मिले, उसको पर हम काम करेंगे। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को, नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प को, जो उन्होंने कहा कि विकसित राष्ट्र बनाना है, विकसित हरियाणा, विकसित भारत में मजबूती से ये अपनी भूमिका अदा करेगा। तो दूसरा ये था कि एनसीआर की बात करें, हरियाणा की बात करें, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण की, जल जो है वो डार्क जोन में है और दूसरा जो वायु है उसकी हवा अच्छी नहीं है। आपने वर्ल्ड बैंक की भी चर्चा की, काफी मदद ली है। मैंने उसकी सारी चर्चा इसके अंदर अपने बजट के अंदर किया। हम किस किस सेक्टर्स के अंदर काम करने वाले हैं, किस किस क्षेत्र में हम काम करने वाले हैं, उसकी मैंने सारी चर्चा की है। अगर आप लोग देखेंगे, क्योंकि एक बजट ये ऐतिहासिक बजट है जिसका लाभ हरियाणा के लोगों को मिलेगा। दूसरा ये था कि आपने एक खास वेशभूषा में इस बार बजट पेश किया, पगड़ी साथ में है, साथ में शब्द का इस्तेमाल किया, पंजाब में गुरुबानी का इस्तेमाल किया, क्या था पूरा उसको लेके? नहीं, देखिए, गुरुओं ने हमें जो रास्ता दिखाया है, साडी सरकार गुरुओं के उस रास्ते ते चलने का प्रयास कर रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी ने जिथे गुरु नानक देव जी ने तपस्या की है, जिथे बह के गुरु नानक देव जी ने देश के लोगों को एक शिक्षा देने का काम किया है, राष्ट्र दी धर्म की रक्षा लई उन्होंने लोगों को शिक्षा दी ने, उस थां ते जेड़ा वो थां पाकिस्तान दे विच चला गया, उत्ते भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने करतारपुर कॉरिडोर बनाने का काम किया है। साडी सरकार गुरुओं के दिखाए हुए उस रास्ते के उपर चलने का काम कर रही है और ये बजट भी उन्हीं गुरुओं की शिक्षाओं ते ये अज प्रस्तुत किया है, जिथे गुरु नानक देव जी ने ऐसी शिक्षा दी है कि किरत कर, नाम जप, अरवंड छक। ये गुरु नानक देव जी की वो वाणी है, उसी आधार ते असी ये बजट प्रस्तुत किया है, जेड़ा लोकां दे विकास लई, लोकां नूं आगे पढ़ाउण लई ये बड़े गति से काम करूंगा। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। तो गुरुओं के वाणी के आधार पर ये बजट तैयार किया गया है, जो कि सभी की हितों को ध्यान में इस बजट में ध्यान रखा गया है। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, चंडीगढ़। तो वहीं पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी अभी से जुट गई है और आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के बरी होने पर कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। इन सभी मुद्दों पर हमारे ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी ने आम आदमी पार्टी के विधायक प्रवेश रत्न से खास बातचीत की है, सुनिए। इस बार होली आम आदमी पार्टी के लिए स्पेशल है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने रिहा किया है। हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी से विधायक प्रवेश रत्न साहब से। प्रवेश जी, इस बार तो होली आप लोगों के लिए खास है, क्या कहेंगे? बिल्कुल खास है और देखिए इतना बड़ा कोर्ट का निर्णय आया है और ऐतिहासिक निर्णय है, तो इससे बढ़िया तो और क्या हो सकता है। जो कल आपको पता ही है, कल आपने देखा भी जन सैलाब जो देखने को मिला, केजरीवाल जी की जो प्रति लोगों की भावना, जो प्यार है वो उमड़ के नजर आ रहा था, वो सीधा सीधा जो है। और जिस तरह से उनके आंख में से आंसू आया, भावुक हो गए थे, भारतीय जनता पार्टी करिए कोई घड़ियाली आंसू है। देखिए कोई कुछ भी कह सकता है, मगर जो महसूस किया, जो व्यक्ति कहते हैं कि एक सच्चे दिल से, सच्ची ईमान से जो महसूस कर सकता है, वो उन्होंने महसूस करा। और वो भाव एक ऐसा भाव है, वो बनाया नहीं जाता है, वो भाव अपने आप अंदर से निकल के आता है। पंजाब में आपकी सरकार है, अगले साल पंजाब में चुनाव होने वाला है, कितना असर देखने को पंजाब में मिलेगा आपको? मुझे लगता है कि जो हमारा पिछला वाला रिकॉर्ड है वो भी हम तोड़ेंगे और एक ऐतिहासिक जीत जीतेंगे और वहाँ लोगों के अंदर जो है और सरकार के प्रति
बहुत अच्छी भावनाएं, बहुत अच्छी सोच है। और आपने बाई इलेक्शंस के रिजल्ट देखे होंगे। बाई इलेक्शंस में जो रिजल्ट था, एक होता है कि आप लो मार्जिन से जीत के आ रहे हैं, बच के आ रहे हैं, मगर आपने देखा होगा एक हाईएस्ट मार्जिन से वो सीट निकल के आ रही हैं। तो ये सीधा सीधा संदेश है ये तो पूरा का पूरा। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं, दिल्ली में क्या असर देखते हैं आप? देखिए, दिल्ली में भी बहुत अच्छा असर रहेगा, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत बड़ा एक मैसेज है, बहुत बड़ा संदेश गया है। जिस प्रकार से लोग मुझसे मिलते हैं और लोगों की जो सोच है वो डिसीजन के बाद एक बहुत बेहतरीन केजरीवाल जी के प्रति एक पॉजिटिव निकल के आ रही है, और लोगों का बहुत पॉजिटिव उसका जवाब भी आने वाले टाइम में निगम के चुनाव में नजर आएगा। जिस तरह से बीजेपी कर रही है, सीबीआई करे कि हम लोग इनको भले ही निचली कोर्ट से राहत मिल गई हो, लेकिन हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे। कोई कहीं भी जा सकता है, कोई किसी को क्या रोक सकता है ना। सबका अपना जाने का, बिल्कुल इसी का नाम हिंदुस्तान है, सबको राइट से कुछ भी करने के। मगर जो कोर्ट का निर्णय है, जैसे संजय सिंह जी ने कहा था, आपने शायद सुना भी होगा वहाँ पे, अब जज साहब जो किडनी थोड़ी देंगे, जज साहब ने जो डिसीजन देना था, जो वो डिसीजन दिया, तो वो सबके, और मुझे लगता है कि कोर्ट का निर्णय सबके सराखों पे होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। तो प्रवेश रत्न साहब हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, अरविंद केजरीवाल के काफ़ी करीबी लोगों में इनकी गिनती होती है, और काफ़ी ये खुश हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि इनके जो पार्टी के नेता हैं, संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उनको कोर्ट ने बरी किया है। तो आम आदमी पार्टी इस बार होली काफ़ी जश्न से मना रही है। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। वृंदावन में प्रियंका तुजू मंदिर पर हाइड्रोलिक पिचकारी से सतरंगी होली खेली गई। दूर दराज से वृंदावन पहुंचे श्रद्धालु भक्तों पर जब देवकीनंदन महाराज ने रंग बरसाए तो वह फागुन की मस्ती में झूम उठे। ब्रज की पारंपरिक होली गीतों के बीच फूलों की होली से शुरू हुई महोत्सव में प्रसाद स्वरूप लड्डू जलेबी बांटी गई और इसके बाद लठमार होली खेली गई। चट्टीकरा मार्ग स्थित मंदिर पर सोमवार को प्रसिद्ध हाइड्रोलिक होली का आयोजन किया गया। सुबह 10 बजे मंदिर संस्थापक देवकीनंदन महाराज ने गर्भगृह में विराजमान विग्रह को गुलाल अर्पित कर होली महोत्सव का शुभारंभ किया। मंदिर प्रांगण में बने मंच पर राधा कृष्ण स्वरूपों के साथ ब्रज के गोप ग्वालों ने हास परिहास करते हुए ब्रज के रसिया गाए, जिससे वातावरण भक्तिमय हो गया। मधुर भजनों पर नाचते गाते श्रद्धालुओं के बीच देवकीनंदन महाराज ने लड्डू जलेबी लुटाई। राधा कृष्ण स्वरूपों ने फूलों से होली खेली और पुष्प वर्षा कर भक्तों को भाव विभोर कर दिया। इसके पश्चात बरसाने की परंपरा के अनुरूप लठमार होली के दर्शन कराए गए। मंदिर परिसर में चारों ओर रंग बिरंगा गुलाल उड़ने लगा, पूरा वातावरण सतरंगी हो गया। देवकीनंदन महाराज ने मंदिर की अलग अलग अटालिकाओं से हजारों श्रद्धालुओं पर टेसू का रंग बरसाया, जिससे वातावरण में बीन बीन खुशबू फैल गई। बता दें आपको कि कई ऐसे भजन यहां पर बजाए गए जिसके चलते भक्त झूमकर नाच उठे। हाइड्रोलिक पिचकारियों से उड़ते रंगों के बीच श्रद्धालु राधे राधे के जयकारे लगाते रहे। इस अवसर पर देवकीनंदन महाराज ने सनातन बोर्ड की मांग दोहराते हुए कहा कि सनातन त्योहारों, धार्मिक स्थलों, प्राचीन परंपराओं के संरक्षण के लिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जब विश्व में हिंसा और संघर्ष का माहौल है, तब भारत में लोग होली के रंगों में प्रेम और आनंद का संदेश दे रहे हैं। उन्होंने अपील की है कि होली के अवसर पर किसी को जबरन रंग ना लगाए और नशा मुक्त होकर प्रेम भाव के साथ होली मनाएं। कांजू मंदिर में लगातार होली होती है। कांजू मंदिर में लगातार होली होती है, लाखों श्रद्धालु आते हैं। हमेशा की तरह सनातन की आप बात करते हैं, तो क्या आज होली कदर विशेष रहा? ये जो सुदर्शन न्यूज है ना, ये राष्ट्र हित सर्वोपरि मानते हैं और मेरा बड़ा स्नेह है इससे। हम तो एक निवेदन करेंगे सुदर्शन न्यूज से भी, 4 चीजें गिफ्ट में मिलनी चाहिए भारतीयों को। पहला, गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। दूसरा, कृष्ण भूमि का मंदिर बनना चाहिए। तीसरा, सनातन बोर्ड बनना चाहिए। और इस देश में ऐसे कानून बनने चाहिए जिससे ये देश हमेशा हमेशा के लिए सनातनियों का रहे। इस पे किसी विधर्मी का, किसी षड्यंत्र का कोई प्रभाव ना हो। ऐसी प्लानिंग, ऐसा कानून, बिजनेस बढ़ जाए, इट्स ओके। हम एक बात कह रहे हैं, पैसा बढ़ने से देश नहीं बढ़ता। देश में कितने चारित्रिक लोग हैं, चरित्र का निर्माण कैसे हुआ है, वो से जब देश बढ़ेगा, हमारे बच्चे जब यूथ चरित्रवान बनेगा, सत्य पे चलने वाला होगा, धार्मिक होगा, माँ बाप की सेवा करने वाला होगा, परिवार तोड़ने वाला नहीं होगा, तब हमारे देश का सही माने में विकास होगा। तो हम ऐसे देश का निर्माण करें। 4 गिफ्ट हमको सरकार दे, सनातन बोर्ड, कृष्ण भूमि, गौ हत्या बंद और आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो, ऐसा प्रयास हमको करना चाहिए। देखिए, ये माता जी यहाँ होली खेलने आई हुई है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई है? दिल्ली से। कैसा लग रहा है होली खेलने? बहुत बढ़िया, अपने हिसाब से आ रहे हैं। राधा रानी बुला लेती है, प्यारी से बुला लेते हैं हर साल। 2008 से आ रहे हैं।
लगातार यहाँ श्रद्धालु होली खेलते हैं। अपने साथी से कहूँगा कि देखिए वो देखिए सब लगातार। क्या नाम है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम वृंदावन में आए हुए हैं। अच्छा लग रहा है होली। बहुत बढ़िया है। हम हमारे दोस्तों के साथ आए हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है। हम लोग अभी और कहीं जा रहे थे, हमें यहाँ होली खेलते हो तो हम यहाँ पर आ गए। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे भाई। कितना एंजॉय कर पा रहे हैं आप लोग होली का? बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे होली के बारे में? होली पूरी दुनिया की सबसे पूरी होली ब्रज में होली का आनंद ही कुछ और है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत मजा आ रहा है। मैं सभी से कहना चाहूंगी कि यही आके होली मनाए। हम होली को कहाँ से आई है? कानपुर से आए। कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही ज्यादा कितनी खुशी है। मैं देख रहा हूँ आप बहुत देर से नाच भी रही थी पूरे। हम गाना के ही गाने पे डांस करते हैं। मतलब गाना का जो गाना होता है उसी पे डांस करते हैं। कितने दिन हो गए आपको यहाँ? हमें हो गया 4-5 साल आते हुए। और साल आप ही अभी हाँ, हर साल आते हैं। गोविंद के साथ ही होली खेलते हैं। आप लोग भी सब हर साल आते हैं यहाँ पर होली खेलने? होली खेलने आप हर साल आते हैं? कानपुर से आए। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ होली खेल के। और हम लोग हर साल आते हैं। बहुत आनंद आता है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बहुत अच्छा राधे। बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल से आ रहे हैं। राधे राधे। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग 2 साल आते हैं। हर साल होली का आयोजन चल रहा है। आप देख सकते हैं कि देवी नंदन महाराज होली खेल रहे हैं। अपने यहाँ आए श्रद्धालुओं से लगातार यहाँ 11 बजे से होली का आयोजन चल रहा है। वहाँ से श्रद्धालु हो गया। मेरे पीछे देखिए होली का आयोजन चल रहा है। होली खेल रहे हैं लगातार। भजन चल रहे हैं। उनका मानना ये है कि योगीराज भगवान श्री कृष्ण महाराज अपने यहाँ पर आते हैं। मेरा अभिषेक भारद्वाज है। भारद्वाज जी कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। कैसा लग रहा है ब्रज में होली? ब्रज में होली चल रही है, कैसा लग रहा है? ब्रज में होली नहीं, आनंद चल रहा है। ये ठाकुर जी का आनंद चल रहा है। हर साल होने वाला आनंद चल रहा है। गुरुदेव भगवान आप पिचकारी चला रहे हैं। ये गुरुओं का रंग और ठाकुर जी प्रियाकांत सरकार का रंग है। ये होली एक होती है, कोई सोचता है कि दारू पी ली और आजकल देखिए नशे की तरफ जनता भग रही है। और हम लोग आते हैं जगह जगह से। मैं ही नहीं आया, दिल्ली से लाखों लोग आए हैं। यूपी से, आगरा, कहाँ से पूरे भारत से लोग बाग आए हैं। और यहाँ पे सनातन की होली, हिंदुत्व की होली और अपनी रंगों की होली खेल रहे हैं। हमें जात पात में न पड़ते हुए महाराज जी ने सबको एक करा है और सबको एक एक करके सबको इकट्ठा मिला के होली के रंगों में रंग दिया है। ये आपके संग क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वाति शर्मा है। कैसा लग रहा है आप होली खेल रहे हैं? यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग यहाँ पे हर साल आते हैं गुरुदेव के साथ आनंद लेने। और ये जो होली है वो अद्भुत होती है। यहाँ पर बिल्कुल पूरे विश्व से आने वाला यहाँ पे अद्भुत नजारे होते हैं। साल 2017 वो साल जब उत्तर प्रदेश की तकदीर बदलने की कहानी शुरू हुई, जब एक सन्यासी ने सत्ता संभाली और बीमारू कहे जाने वाले प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प लिया। आज वही संकल्प, वही मेहनत और वही साफ नीयत दुनिया के मंच पर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 दिन के विदेश दौरे के बाद शुक्रवार सुबह लखनऊ लौट आए। सिंगापुर और जापान का यह दौरा सिर्फ एक यात्रा नहीं था, बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए नए निवेश और नए भरोसे की वापसी थी। साल 2017 वो साल जब उत्तर प्रदेश की तकदीर बदलने की कहानी शुरू हुई, जब एक सन्यासी ने सत्ता संभाली और बीमारू कहे जाने वाले प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प लिया। आज वही संकल्प, वही मेहनत और वही साफ नियत दुनिया के मंचों पर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 दिन के विदेश दौरे के बाद शुक्रवार सुबह लखनऊ लौट आए। सिंगापुर और जापान का ये दौरा सिर्फ एक यात्रा नहीं था, बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए नए निवेश और नए भरोसे की वापसी थी।
प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली से प्रेरणा लेते हुए योगी आदित्यनाथ भी उसी अनुशासन, उसी तेजी और उसी क्लियर विजन के साथ आगे बढ़ते दिखे। 22 फरवरी 2026 रविवार का दिन लखनऊ से विशेष विमान उड़ान भरता है, जिसकी डेस्टिनेशन सिंगापुर रहती है और 23 फरवरी की सुबह सिंगापुर की जमीन पर उतरते ही मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। बताते चलें कि भारत समय अनुसार सुबह 6 बजे से देर शाम तक बैठकों का सिलसिला दिखाई दिया। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग, राष्ट्रपति थर्मन, विदेश मंत्री डॉक्टर विवियन बालकृष्णन और मैन पावर मंत्री डॉक्टर तन सी ल्यांग एक के बाद एक हाई लेवल मीटिंग्स और हर बातचीत का फोकस। उत्तर प्रदेश का भविष्य सिर्फ सरकार ही नहीं, दुनिया के कई बड़े इन्वेस्टर्स भी इस मिशन का हिस्सा बने। टेमासेक, GIC, गूगल, DBS ग्रुप और ST टेलीमीडिया ग्लोबल डेटा सेंटर्स के CEO ब्रूनो लोपेज से सीधी बातचीत। डेटा सेंटर, ग्रीन एनर्जी, स्मार्ट सिटी, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, स्किल डेवलपमेंट, हर सेक्टर में यूपी को ग्लोबल हब बनाने की प्लानिंग और फिर सिंगापुर में इंडियन कम्युनिटी को संबोधन, जहां योगी आदित्यनाथ सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की आवाज बनकर बोले। इसके बाद 24 फरवरी दूसरा दिन, और भी निवेशक और भी मीटिंग्स और फिर शाम को अगला पड़ाव जापान। 25 फरवरी की सुबह टोक्यो, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से मुलाकात और फिर वो तस्वीर जिसे दुनिया ने देखा, टोक्यो में यूपी का भव्य निवेश रोड शो। इसके बाद यामानाशी प्रांत, जहां गवर्नर से मुलाकात और क्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा। और 26 फरवरी यानी दौरे का अंतिम दिन, लेकिन मिशन का सबसे बड़ा संदेश। ओसाका और क्योटो में लगातार कार्यक्रम, तोशिबा, सुजुकी मोटर्स जैसी दिग्गज कंपनियों से बैठकें, यानी टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल, हर मोर्चे पर निवेश का द्वार खोलने की कोशिश। 4 दिन, 2 विकसित देश, दर्जनों हाई लेवल मीटिंग्स और एक साफ लक्ष्य, उत्तर प्रदेश को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाना। 2017 में जो चिंगारी जली थी, आज वो दुनिया को रोशनी दिखा रही है। ये दौरा सिर्फ विदेश यात्रा नहीं था, ये उत्तर प्रदेश की ताकत का ऐलान था। संदेश साफ था कि अब यूपी अवसर नहीं मांगता, अब यूपी अवसर देता है। सिंगापुर से टोक्यो तक, ओसाका से क्योटो तक, हर मंच से एक ही आवाज, राइजिंग उत्तर प्रदेश। क्योंकि जब नेतृत्व दूरदर्शी हो, नियत साफ हो और लक्ष्य सिर्फ विकास हो, तो वक्त भी साथ देता है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ये यात्रा साफ करती है कि उत्तर प्रदेश अब इंतजार नहीं करता, बल्कि उत्तर प्रदेश पहल करता है, और यही पहल उत्तम प्रदेश की सोच को दुनिया की मंजूरी दिला रहा है। सुदर्शन न्यूज के लिए यूपी से रजत मिश्रा की रिपोर्ट।